गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नेक्स्ट करते हैं चैप्टर थर्ड, सेकंड यूनिट का तीसरा चैप्टर। कौन सा? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट, किसको बोलते हैं हम? ठीक है, तो करंट जो है, करंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है और एक हीटिंग इफेक्ट। तो इस चैप्टर इस यूनिट में हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। मैग्नेटिक आएगा तीसरे यूनिट में। तो जब हम किसी कंडक्टर के क्रॉस करंट पास करते हैं तो कंडक्टर की रेजिस्टेंस की वजह से जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो बदल जाती है, हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। तो उस हीट एनर्जी की वजह से क्या होता है, कंडक्टर गर्म हो जाता है। कंडक्टर जितने भी हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो करंट पास करने पर रेजिस्टेंस की वजह से हीट होना किसी कंडक्टर, उसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट। दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच द कंडक्टर बिकम्स हॉट ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस एज द करंट पासिस थ्रू, ठीक है, इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब जूल्स जो था उसने इस हीट को, जो करंट हीट पैदा करता है कंडक्टर में रेजिस्टेंस की वजह से हीट पैदा होती है, उसको उसने मेजर किया। तो एक्सपेरिमेंटली उन्होंने क्या किया, लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंटली वो हीट निकाली कि वो हीट कितनी होगी। ठीक है, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू, देखिए इधर, जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये बताया कि जो हीट पैदा होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के, स्क्वायर ऑफ करंट के। स्क्वायर करंट की वैल्यू जितनी सर्किट में बढ़ेगी उतनी ज़्यादा है, स्क्वायर ऑफ करंट की वैल्यू जितनी कम उतनी हीट कम होगी। एक्सपेरिमेंटली देखा है। ठीक है, आई के साथ नहीं, आई स्क्वायर के साथ वेरी करती है। तो एक ये पता चला एक्सपेरिमेंटली कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर होगी। दूसरी, रेजिस्टेंस कंडक्टर की जितनी ज़्यादा सर्किट में होगी हीट भी उतनी ज़्यादा पैदा होती है। ठीक है, और जितने ज़्यादा टाइम के लिए करंट जाएगा हीट भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पर होगी एक्सपेरिमेंटली फाउंड दैट हीट प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम फॉर विच करंट पासेस। तो दैट इज मैथमेटिकली हो गया H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इतनी हीट पैदा होती है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, जहाँ कांस्टेंट आया दैट विल बी आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, के SI सिस्टम के लिए, SI सिस्टम के लिए के की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो H आ जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इतनी हीट पैदा होगी, समझ गए? ठीक है, अब कोई क्वेश्चन, डाउट कोई? ठीक है, तो जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग इस इक्वेशन को बोलते हैं हम जूल्स लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जूल्स लॉ। ठीक है, रूल क्या है कि इतनी आई स्क्वायर आर टी हीट पैदा होती है जब करंट पास करते हैं। ठीक है, सर्किट में या कंडक्टर में। ओके सर, एक क्वेश्चन। हाँ जैसे ही हम हीट को बढ़ाएंगे हाँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, हाँ पर जूल लॉ के अकॉर्डिंग जैसे हम हीट को बढ़ाएंगे करंट भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस के साथ करंट भी बढ़ता है। देखिए, इसका कॉज क्या है, कॉज भी बता देता हूँ मैं। इस जूल्स लॉ हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है कि हीट क्यों पैदा होती है। तो जूल ने इसका कॉज क्या बताया कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देंगे कंडक्टर को तो फील्ड अप्लाई होगी, फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होंगे। ठीक है, फील्ड के अपोजिट चलेंगे, तो जब वो चलते हैं तो उनका कोलिजन होता है, आपस में कोलिजन हो जाते हैं और साथ में जो कंडक्टर के एटम आयंस होते हैं उनके भी हो जाते हैं, उनके साथ भी कोलिजन हो जाता है। तो ये कोलिजन जो है यही इसी के कारण क्या होता है, अपोजिशन होती है। ठीक है, तो जो अपोजिशन होती है उसकी वजह से क्या होता है, फील्ड को वर्क करना पड़ता है, और जो वर्क करना पड़ता है सारे टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो जो काइनेटिक हीट में मिलना शुरू हो जाती है। तो जो कोलिजन है यही कॉज है किसका, किसका
हीटिंग इफेक्ट, कोलिजन इज द कॉज, समझ गए, वही इसका इफेक्ट है। जहाँ हीट मतलब कोलिजन, अब ऐसे मटेरियल जिसमें कोलिजन जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट भी कन्वर्सन क्या होगी ज़्यादा, वहाँ हीट भी निकलेगी ज़्यादा, ठीक है, समझ गए। अब दूसरा है कि मैंने ये बोला कि अगर किसी सर्किट में कंडक्टर लगा हुआ है या कोई अप्लायंस लगा है, हमने पोटेंशियल दिया, हीट अप्लाई होगी उसके क्रॉस, तो जो उसकी रेजिस्टेंस होगी उसकी वजह से क्या होगी, अपोजिशन होगी, इलेक्ट्रॉनों को उसके साथ टकराना पड़ेगा, तो वहाँ क्या होगा, वर्क, और वर्क जो होगा वो एनर्जी किस में बदलेगी, इलेक्ट्रिकल हीट में बदलना शुरू होगा, ठीक है। अब कितनी हीट पैदा होगी वो डिपेंड करेगा कि सर्किट में करंट कितना आया और जो हमने लगाया उसकी रेजिस्टेंस कितनी है और कितने टाइम के लिए है, इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, आगे नेक्स्ट टॉपिक है पावर। पावर क्या होती है, पावर किसको बोलते हैं, तो पावर क्या चीज़ है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, पावर क्या है, पावर पता आप पहले पढ़ा है, क्या होती है पावर, कि यूनिट टाइम में कितना काम करना पड़ रहा है, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो देखिए जहाँ पर सर्किट में कहाँ कहाँ वर्क होता है, पावर एक सोर्स की भी होती है, जो सोर्स करंट का होता है, जो पोटेंशियल का, उसकी पावर भी होती है, और जितने भी हम एलिमेंट जोड़ते हैं सर्किट में, हीटर है, बल्ब है, और कौन कौन से होते हैं, रोड, जितने भी एलिमेंट जोड़ते हैं उनकी भी रेजिस्टेंस है, टीवी की रेजिस्टेंस होती है, सभी की होती है, सभी की पावर होती है। तो पावर क्या है कि जैसे हम कंडक्टर को क्या करते हैं, जो किसी अप्लायंस को जोड़ते हैं किसके साथ, टर्मिनल पोटेंशियल के साथ, तो क्या होता है, वो टर्मिनल पोटेंशियल उसको फील्ड लगाता है, जो फील्ड है वो चार्जेस पर वर्क करती है, उन पे फोर्स लगाती है इलेक्ट्रोसिटी, उस फोर्स के कारण वो डिस्प्लेस होते हैं, फोर्स की वजह से उन पे वर्क होता है, तो फील्ड क्या करती है, वो उनके ऊपर वर्क करती है। तो जो सोर्स फील्ड वर्क करती है यूनिट टाइम में चार्जेस के ऊपर, उसको उसकी पावर बोलते हैं। अगर वो ज़्यादा वर्क करेगी तो उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा, समझ गए। तो बैटरी की भी पावर होती है, बैटरी चार्जेस पे कितना फोर्स लगाती है, वर्क करती है यूनिट टाइम में, दैट विल बी पावर। और दूसरी पावर क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम है कि जो एनर्जी जो वर्क दिया, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है, ठीक है, कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, समझ गए। तो जब ये वर्क के कारण जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं सर्किट में चलते हैं, तो आगे जैसे लगा दिया आपने कंडक्टर लगा दिया तो उसकी रेजिस्टेंस हो गई, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके साथ क्या करते हैं, टकरा जाते हैं, अपोजिशन जो अदर मटेरियल के पार्टिकल आते हैं उनके हाथ टकराते हैं, जब टकराते हैं तो वो जो वर्क होता है वो किस में बदलता है, हीट की फॉर्म में, वहाँ हीट जनरेट होती है। तो पर यूनिट हीट कितनी निकलती है, पर यूनिट हीट कितनी निकलेगी, जो पर यूनिट हीट निकलती है उसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। हीटर है, हीटर के नाइक्रोम वायर लगी होती है बीच में, उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है नाइक्रोम वायर की, बल्ब से क्या होती है थोड़ी कम होती है, बल्ब में बहुत टंगस्टन होता है तो उसकी बहुत रेजिस्टेंस होती है। तो हीट पावर किसकी ज़्यादा होगी, बल्ब की बड़ी ज़्यादा पावर होती है, वो हीट ज़्यादा देता है, हीट ज़्यादा निकालता है वो, ठीक है। बल्ब जैसे इलेक्ट्रॉन चलेंगे टकराएंगे, ठीक है, करंट चलेगी वो टकराएगी रेजिस्टेंस की वजह से, तो हीट वहाँ जो पैदा होगी बड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो चमकता है, ग्लो कर देता है, समझ गए। तो पावर क्या है, वर्क डन बाय द एप्लायंस या बाय द वर्क डन पर यूनिट टाइम बाय द EMF पावर ऑफ बाय द EMF सोर्स ऑफ EMF और बाय द एप्लायंस इज कॉल्ड पावर। और दूसरी डेफिनेशन ये देख सकते हैं, वर्क डन बाय सोर्स ऑफ EMF और एप्लायंस इज कॉल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। और दूसरा एनर्जी जनरेटेड या हीट जनरेटेड पर यूनिट टाइम इन द एप्लायंस इज कॉल्ड इट्स पावर। ओके, एक्सप्रेशन करना पड़ेगा कि पावर ये कितनी होती है। तो देखिए माना W, हाँ जी, तो पावर जो है कितनी होगी, देखिए पावर जो है माना W वर्क होता है, करंट को मेंटेन करने के लिए W वर्क करना पड़ता है एप्लायंस में,
टी टाइम में, तो पावर क्या होनी, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क हुआ W और टाइम कितना टी, तो इतनी होगी। एक फार्मूला ये हो गया हमारा, ठीक है। अब दूसरा फार्मूला, दूसरी फॉर्म में वर्क का पता है हमें, वर्क क्या होता है। अब हमें देखो जो सर्किट में हम देते हैं वोल्टेज और करंट, तो वोल्टेज और करंट माप सकते हैं, उसके अंदर कितना वर्क हो रहा है वो नहीं हम निकाल सकते, ठीक है, समझ गए। तो फिर इसको W को किस में बदलना पड़ेगा, V और I में, तो V और I में बदल सकते हैं। V की फॉर्म में इसका फार्मूला होता है W क्या होता है, QV बढ़ दिया क्वांटी, ठीक है, तो P आ गया VI, Q क्वांटी I हो गया। तो पावर का फार्मूला क्या आता है, वोल्टेज इंटू करंट। सर्किट में जो करंट चलती है, पोटेंशियल देते हैं, तो उसकी पावर कितनी होती है, किसी एप्लायंस की पावर क्या होगी, उसको कितना पोटेंशियल मिला और करंट कितनी है, इतनी होगी, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट। एक ये हो गया। अब ओम्स लॉ से क्या करेंगे, दो फार्मूले और बनते हैं, V इक्वल टू आई आर, एक बार I की वैल्यू और एक बार V की, तो दो फार्मूले और बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखिए, तो ये फार्मूला हमारा V इक्वल टू आई आर होता है, तो हमने क्या किया, एक बार किसकी वैल्यू ले ली, एक बार हमने P इक्वल टू वी आई था ना, तो एक बार I ले लिया, आई आर पावर वी आई होता है ना, तो V की वैल्यू भर दी, आई स्क्वायर आर बन गया। एक फार्मूला ये तब लगना जब करंट और डिस्टेंस पता हो, पावर निकालनी, ये लगता है। अच्छा, I की वैल्यू जहाँ भर दी तो ये बन गया B स्क्वायर 1, तो 3-4 फार्मूले बन गए, P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और B स्क्वायर 1R। वोल्टेज डिस्टेंस पता होगी तो ये लगना, ठीक है। तो ये पावर होती है, और SI यूनिट पावर के वाट्स में मेजर करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखेंगे 1 वाट करंट कितना होता है, तो PW/T होता है, तो ये 1 कब हो, ये दोनों 1 होंगे, मतलब 1 वाट और अपॉन ये कितना हो जाए 1 सेकेंड। मतलब मीनिंग क्या हुआ कि अगर वर्क है ना, वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जॉल SI, और ये सेकेंड, तो ये 1 होना, जब दोनों SI में 1 हो जाए, मतलब 1 जॉल का अगर वर्क करे एप्लायंस में होता है 1 सेकेंड में, तो उसकी पावर कितनी है 1 वाट की, ओके, ये होगी डेफिनेशन। अच्छा, बट ये पावर है, बट इतनी पावर नहीं होती, एप्लायंस मशीनें जो भी हम लगाते हैं उनके पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर उनकी पावर के लिए ये यूनिट यूज नहीं होगा, तो उनके लिए बिगर यूनिट होते हैं। कौन कौन से, किलो वाट आवर, 1 किलो वाट आवर 10 की पावर 3 वाट के बराबर होता है, मेगा वाट इतना होता है, गीगा वाट इतना होता है, हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर। मतलब इनसे भी ज़्यादा पावर हो तो फिर उस पावर को फोर्स की पावर से हम जो है रिलेट करना शुरू कर देते हैं, इतनी होती है, ठीक है, समझ गए। हाँ जी, सर रजिस्टर की अपनी पावर होगी और कैपेसिटर की अपनी, रजिस्टर की भी पावर होती है, क्योंकि रजिस्टर जो हम लगाते हैं सर्किट में वो करता है रेजिस्टेंस, तो वर्क करना पड़ता है, हीट निकलती है, तो पर सेकंड जो हीट निकालेगा वो उसकी पावर होगी। छोटे पावर वाले रजिस्टर भी होते हैं, बड़े पावर वाले होते हैं, ठीक है, मतलब हर चीज़ जो जिसकी रेजिस्टेंस होगी क्रिएट करेगी उसकी पावर होगी, समझ गए। पावर ज़्यादा तो हीट लॉसेस भी ज़्यादा, हाँ समझ गए। तो कैपेसिटर की भी अपनी पावर होगी, हाँ जी, कैपेसिटर की भी अपनी पावर होगी, कैपेसिटर की पावर, हाँ उसकी भी होगी, हर की होती है, कितनी होती है पावर कैपेसिटर की आगे देखेंगे, फोर्थ यूनिट में आएगा। इंडक्टर की कितनी, ये। अच्छा, एक चीज़ है इसमें, एक चीज़ आप याद रखेंगे कि सीरीज में क्या होता है, हाउस होल्ड जो सर्किट होता है हमारा, उसको किस में जोड़ा होता है, पैरेलल में। सारे अप्लायंस किस में जुड़े होते हैं, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये याद रखना है। पावर जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होती है, पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जिस अप्लायंस की रेजिस्टेंस क्या होगी ज़्यादा, जो हाउस होल्ड में पैरेलल में लगे होते हैं, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उसकी पावर क्या होगी कम, और जिसकी रेजिस्टेंस कम पावर क्या होगी ज़्यादा, समझिए।
ठीक है, ये फार्मूला याद रखिए। तो करंट क्या होना, जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा वहाँ करंट कम। तो आप देखो कि जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जब हम बाथरूम की लाइट बंद करते हैं, गीजर ऑन करते हैं, तो बल्ब डिम हो जाता है, क्यों? बल्ब डिम क्यों करता है? उससे करंट कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि जो गीजर है और जो बल्ब है दोनों पैरेलल में जुड़े होते हैं। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं गीजर का, उसकी पावर क्या, गीजर की पावर ज़्यादा होती है, बल्ब की कम। ठीक है, और पैरेलल में जुड़े हैं तो पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगी। तो बल्ब का रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो उसकी पावर क्या है, कम। बल्ब की रेजिस्टेंस शुरू में क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, और पावर किसकी कम, बल्ब की पावर कम और गीजर की पावर ज़्यादा, तो उसकी रेजिस्टेंस कम। तो ज़्यादा करंट किस में पास करेगा, गीजर में ज़्यादा करता है और दूसरे में कम। तो आंसर क्या, रीजन क्या है कि पावर गीजर की क्या होती है, ज़्यादा और रेजिस्टेंस कम। तो उसको उसमें करंट ज़्यादा चला जाता है, और बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा, पावर कम होती है, उसमें करंट कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, वो डिम हो जाता है, करंट उसमें कम हो जाएगा। बट थोड़ी देर बाद क्या होता है, थोड़ी देर बाद जब करंट उसमें जाती है गीजर में, तो वो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, उसमें करंट कम हो जाता है और बल्ब में वो ठीक अच्छा ग्लो करता है थोड़ी देर बाद। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा ये हो गया। नेक्स्ट है कि सीरीज में क्या होता है। सीरीज में ये वाला देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस होती है। जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी सीरीज में, उसकी पावर भी ज़्यादा होगी। ठीक है, और समझ गए। और सीरीज में वोल्टेज क्या रहता है, डिवाइड करता है वोल्टेज। ठीक है, अच्छा ये याद रखना आपने। ठीक है, बाकी कल करते हैं। ओके।